Namaste. I am Arpita, a special educator and a trainer. As you know, I have started a series of 21 disabilities, and this is my fourth video on that. Today, I'm going to discuss with you hearing impairment. So, what is hearing impairment? So first of all, आप deafness और hearing impairment दोनों में difference समझ लीजिए. Hearing loss we can say. So hearing loss में और deafness में क्या difference है? सो हियरिंग लॉस में क्या होता है कि हम चीज़ों को मतलब कि जैसे कि हमारा ब्लाइंडनेस और लो विजन में था, इसी तरीके से इसमें भी है. अब मैं आपको इम्पेयरमेंट में और टोटल जो एक कंप्लीट जो डेफनेस या ब्लाइंडनेस होती है उसमें एक डिफरेंस बता देती हूँ कि इम्पेयरमेंट में हम चीज़ों को किसी एड के थ्रू या फिर किसी सर्जरी के थ्रू किसी भी तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक, कि हम उससे एटलीस्ट उस चीज़ का जो यूज़ है वो हम कर सकें, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू डेफनेस और ब्लाइंडनेस तो कम्प्लीटली वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हियरिंग लॉस में क्या होता है कि आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं. जैसे कि हम एक तो सबसे पहली चीज़ कि इसको डेसिबल में हम लोग मतलब जो इसकी यूनिट है वो हम डेसिबल रखते हैं, ठीक है. डेसिबल में ही बताया जाता है. अगर हम कभी भी टेस्ट वगैरह अपना कराते हैं तो वो हमेशा डेसिबल में आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा माइल्ड होता है 20 to 40. अगर किसी को इतनी डेसिबल में वो आती है आपकी तो आप माइल्ड में हैं, ठीक है, इतने में आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है. लेकिन अगर उसके बाद हम 41 to 60 लेते हैं तो 41 to 60 में आप मॉडरेट लेवल पे चले जाते हैं कि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है. तो माइल्ड में इतना होता है कि 20 से 40 डेसिबल. देन 41 to 60 होता है मॉडरेट. देन उसके बाद आते हैं आप सीवियर में. सीवियर में 61 to 80 आता है. अगर आप 81 से ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है फिर आप एक लीगल जो हम बोल सकते हैं डेफनेस में पहुंच जाते हैं. तो ये तो बात रही जो मैंने आपको एक उसमें एक डिजिट्स में आपको क्लेरिफाई कर दिया. अब मैं इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि डेफनेस में क्या होता है कि आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, ठीक है. सो उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि आप किसी भी तरीके से उसको थोड़ा बहुत भी ठीक कर सकते हैं. बट इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि आप किसी सर्जरी के थ्रू या फिर हेयरिंग एड्स आते हैं हमारे जिनसे कि हमें सुनाई देता है थोड़ा बहुत, ठीक है. और किसी किसी को इतना सीवियर नहीं है, जिनका थोड़ा मॉडरेट या माइल्ड लेवल का है, तो उनको थोड़ा सुनाई देता है अगर वो उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं. कुछ सेल वाले भी आते हैं जिनमें हमको सेल को चार्ज करके डालना होता है. और कुछ कुछ ऐसे भी आ रहे हैं अब तो कि आप उनको अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं उनके थ्रू. तो इतना चीज़ें आगे हो गई हैं अब, ठीक है. अब आई विल डिस्कस विद यू द टाइप्स. सो देयर आर 5 टाइप्स. सबसे पहला होता है हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस. उसके बाद होता है हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. उसके बाद हमारा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस. देन आता है आपका फंक्शनल हियरिंग लॉस एंड सेंट्रल हियरिंग लॉस. अब मैं आपको वन बाय वन इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहला हमारा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस. कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है कि जो आपका आउटर ईयर है और जो आपका मिडिल ईयर है, ठीक है, जो आउटर ईयर है और जो मिडिल ईयर है वहाँ पे डैमेज हो जाता है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से वहाँ पे कोई भी डैमेज या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है. कॉजेज़ वही होते हैं. मेन इसमें जो कॉज होता है वो होता है कि जो आपकी वैक्स बनती है ईयर में अंदर, तो कुछ लोग ना उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ये चीज़ हो जाती है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, उसमें क्या होता है कि डैमेज जो होता है वो इनर ईयर में होता है और जो आपकी ऑडिटरी नर्व्स हैं ईयर के अंदर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो आपको सेंसरी हेयर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस ये किस रीज़न से होता है तो ये ऑडिटरी नर्व की जैसे बात हुई है तो ऑडिटरी नर्व में अगर कोई डैमेज हुआ है वो किसी भी तरीके से हो सकता है. आपने क्लीन नहीं की प्रॉपर और कुछ कुछ लोग ज़्यादा क्लीनिंग भी करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बारी हो जाती हैं ये चीज़ें कि बहुत अंदर तक आप उसको कोई भी स्टिक या कुछ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई बहुत लाउड वॉइस में उन चीज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा है
तो तभी भी ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है मिक्स्ड हियरिंग लॉस में। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आपको कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं। ठीक है, और कॉजेज़ भी ऐसे ही होते हैं कि किसी में किसी भी तरीके से डैमेज हमारा हो गया है ऑडिटरी नर्व में या फिर हमारी मिडल ईयर में, आउटर ईयर में। तो ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस इसलिए होता है क्योंकि इसमें कंडक्टिव और हमारे सेंसरी न्यूरल दोनों हियरिंग लॉस की मिक्सिंग मतलब सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद आती है बारी सेंट्रल हियरिंग लॉस की। जैसे कि सेंट्रल इसमें बताया गया है, तो सेंटर जो होता है हमारा जिसमें हम बात कर सकते हैं आपकी जो हियरिंग सेंटर होता है ब्रेन से जो आपका कनेक्ट होता है, तो ब्रेन में जो सेंटर है हियरिंग लॉस का मैकेनिज्म पहुँचाने का, तो वहाँ पे जब दिक्कत होती है, तो तब हमको हियरिंग लॉस इसमें क्या होता है कि आपको सुनाई तो ठीक देता है, ठीक है? सुनने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट जब हम बात करते हैं कि चीज़ों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो ये जो जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड हो गई, तो क्या होता है कि बच्चों को ये जो लोग होते हैं, ये स्लो लर्नर्स होते हैं, एज़ वेल इनको ना अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई चीज़ सुन के इनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है हमें सेंट्रल हियरिंग लॉस, ठीक है? उसके बाद बात आती है हमारा लास्ट फंक्शनल हियरिंग लॉस। फंक्शनल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि ये कंडीशन होती है जिसमें हम अ, एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है? कि मतलब किसी भी किसी इंसिडेंट से एकदम से कुछ ऐसा मतलब एक्सर्शन हुआ या कुछ हुआ कि उसकी वजह से साइकोलॉजिकली आपको चीज़ें मफल्ड वॉइस में या कुछ इस तरीके से सुनाई देंगी या फिर एक हियरिंग लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें क्या है कि आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं बाय दी हियरिंग एड्स या फिर सर्जरी के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है? तो ट्रीटमेंट एज जैसे कि मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए। कॉजेज़ यही हैं कि अगर हेरिडिटरी भी है, अगर आपको मैं कॉजेज़ आपको डिस्कस कर देती हूँ एक बारी। मैंने वैसे तो साथ-साथ में बता दिया आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बारी आपको कॉजेज़ भी बता देती हूँ कि एक तो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, एक लाउड वॉइस में हमें कुछ भी चीज़ नहीं सुननी चाहिए, और जैसे बहुत लोगों को ना एकदम से शॉक लग जाता है किसी भी चीज़ से, या फिर कभी-कभी मज़ाक में भी हम लोग क्या कर देते हैं ना, बहुत एकदम तेज़ हम कुछ चीज़ें कानों में मतलब तेज़ चिल्ला दिया या फिर कोई बहुत तेज़ वॉल्यूम में हमने कुछ गाना सुना दिया किसी को। कभी-कभी मज़ाक में भी हम लोग ये चीज़ें कर देते हैं, या क्रैकर्स आपके आस-पास बहुत ज़्यादा क्रैकर्स ऐसे साउंड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी कि जिससे आपकी ईयर ड्रम में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और लाउड वॉइसेस में नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? और रही बात हेरिडिटरी, तो मैं हर ये चीज़ में होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी, तो ये चांसेस होते हैं कि आपको भी वो प्रॉब्लम होगी। एंड द फोमोस्ट डायबिटिक पेशेंट अगर कोई भी है, तो उनको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी हर एक बॉडी पार्ट में उसकी जो डायबिटीज़ है उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मसल्स नर्व्स बहुत वीक हो जाती हैं, बट अगर आप ध्यान रख रहे हैं हर चीज़ों का, तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जो कॉजेज़ हैं हमारे, यही प्रिवेंशंस हैं कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रॉपर क्लीन अप रखें, पानी ना जाने दें। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है मज़ाक में या किसी भी तरीके से पानी चल जाता है कान में, तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्लीनिंग ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। वैक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होती है, जो ईयर वैक्स होती है वो हमारे कानों के लिए इम्पॉर्टेंट भी होती है, जिससे कि हमारे जो जो भी पार्टिकल्स बाहर हैं जो अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, डस्ट पार्टिकल्स है, तो वो वहाँ पे स्टोर्ड हो जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते हैं। अगर वो बिल्कुल क्लीन होगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो प्रॉपर ध्यान रखना है कि कितना करना है और कितना नहीं करना है, पानी जाना नहीं चाहिए, और इस तरीके की मजाक ना करें किसी के साथ भी। ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे हमें कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। एंड हेरिडिटरी अगर है तो पहले से पहले उन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें विटामिन्स खाने चाहिए, है ना? विटामिन 12 जो होता है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमें इन चीज़ों के लिए खाना चाहिए, ठीक है? तो आयरन हमको प्रॉपर रखना चाहिए, मतलब वही है कि सब चीज़ें डाइट प्रॉपर होनी चाहिए हमारी, ठीक है?
एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए। और एक प्राणायाम भी होता है हमारा, भ्रामरी प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरीके से कुछ करके होता है, ऐसे हम लोग को प्रेशर डालना होता है ऐसे कान में यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू डू दिस ऐसे करके। और मतलब इस तरीके से वो होता है प्राणायाम। तो इफ़ अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को बताइए। वैसे तो आई थिंक सभी को इस बारे में पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई टीच यू हाउ टू डू प्राइमरी प्राणायाम। आई हैव डन योगा सर्टिफिकेट कोर्स टू, सो आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर। तो वे वो बहुत बहुत मतलब बहुत आपको रिलैक्स पहुंचाएगा। एंड दीज ऑल थिंग्स वी शुड डू फॉर आवर ईयर्स, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ट्रीटमेंट की रही बात, तो यही होता है कि हियरिंग एड्स होते हैं जिनसे हमें हेल्प आउट होके हम लोग अगर माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सीवियर लेवल पे पहुंच जाते हैं और डॉक्टर अगर आपको प्रेफर कर रहे हैं कि यू शुड गो फॉर कोक्लियर इम्प्लांट और कुछ सर्जरीज और भी होती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपको करवा लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब टाइम लें या ठीक है जब हो जाएगा तब होगा। सो दिस इज़ द थिंग, दैट्स इट। यही चीज़ थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी इस चीज़ में। तो एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।